5,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और 27,000 सरकारी स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें या तो भविष्य में बंद कर दिया जाएगा या फिर दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। हाँ, हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के, जहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में एक आदेश दिया है जिनमें 5,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है, साथ में 27,000 स्कूलों को चिन्हित कर भविष्य में बंद करने की योजना बनाई जा सकती है। सरकार का इसमें दावा यह है कि यह शिक्षा में सुधार के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में को क्रियान्वयन करने के लिए ऐसी योजनाओं को लाया है। लेकिन आलोचकों का मानना यह है कि सरकार जो है शिक्षा से अपने दायित्वों को पलायन कर रही है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और साथ में शिक्षा का निजीकरण कर गरीब अमीर का भेदभाव बढ़ा रही है। लेकिन हम इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे आदेश की समीक्षा करेंगे और पक्ष और विपक्ष की चर्चा करते हुए इस पे विश्लेषण करेंगे। तो हम ये बात करते हैं सरकार के मंशा पे। तो सरकार जो है संसाधनों का केंद्रीकरण करना चाहती है, साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, ऐसा ये प्रयास चाहती है। अगर हम सरकार का हम पक्ष की बात करें कि सरकार का इसमें दावा क्या है, तो सरकार कहती है कि छात्रों की संख्या कम है, कई स्कूलों में 10 से कम छात्र हैं, 3 से 5 शिक्षक हैं और भवन जिसमें संसाधन बर्बाद। तो सरकार का कहना यह है कि जिनमें कम छात्र हैं, शिक्षक ज्यादा हैं, ऐसे स्कूलों को वो बंद कर रही है। साथ में गुणवत्ता सुधार की पहल है। सरकार का मानना यह है कि अगर स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा तो उस संसाधन को उचित रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। साथ में अगर हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। स्कूल कॉम्प्लेक्स का मतलब कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी जहां पे सभी प्रकार की शिक्षा एक ही बिल्डिंग के नीचे मिलेगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ में इनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे, यानी कि मर्ज की करेंगे, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, लाइब्रेरी और जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे। साथ में इनका मानना यह है कि शिक्षकों का सही उपयोग करेंगे, शिक्षक को अनुपात को संतुलित करने के लिए एकल विद्यालय की समस्या को बचाने का प्रयास करेंगे। ये तो हो गया सरकार का पक्ष, लेकिन सरकार के पक्ष के साथ हमें यह जानना भी जरूरी है कि इसमें आलोचकों का क्या कहना है, इसका विपक्ष क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके हम आलोचकों की, तो आलोचना में अगर हम बात करते हैं कि बच्चों की पहुंच में बाधा होगी। यदि स्कूल दूर चले जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से है कि स्कूल के पास, यानी स्कूल में नामांकन घटेगा और बच्चे वहां नहीं पहुंच पाएंगे। साथ में अगर हम बात करेंगे गरीबों पे असर पड़ेगा। अगर किसी गांव में स्कूल बंद होगा, किसी गांव से स्कूल हटाए जाएंगे तो वहां पे प्राइवेट जो स्कूल वाले हैं, जो शिक्षा माफिया है, वहां पे अपने स्कूल खोलेंगे और मजबूरन होकर गरीब व्यक्ति उसमें अपना एडमिशन कराएगा और हो सके तो बीच में पढ़ाई छोड़ सकता है या फिर वह शिक्षा अपनी पूरी नहीं कर पाएगा। साथ में अगर हम बात करेंगे आरटीआई और संविधान का उल्लंघन, आपको याद होगा कि 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था और यह माना गया था कि 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है जिसकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है। तो अगर यह स्कूल हट जाते हैं तो बच्चे जो है अपने जरूरी शिक्षा से, प्राइमरी शिक्षा तक पहुंच नहीं कर पाएंगे, जिससे उनके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। साथ में 2009 में राइट टू एजुकेशन जो आया था, इसके भी अधिकारों का उल्लंघन होगा। साथ में सरकार पर सवाल यह उठ रहा है कि सरकार जो है निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और इसी बहाने अपने दायित्वों से पीछे हटकर ये अपने बजट की कटौती कर रही है। इसके साथ में अगर हम स्थानीय रोजगार की बात करें तो शिक्षा मित्र, रसोइया और अन्य स्थानीय स्टाफ की रोजगार में समस्या होगी। अगर हम बात करते हैं कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं है, तो हाँ, ये भी कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं है। अगर स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है तो किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट की बात नहीं की गई है। ये तो हो गया पक्ष और विपक्ष की बात, लेकिन हम जमीनी सच्चाई समझेंगे कि इसका वास्तविक प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो अगर हम इसके वास्तविक प्रभाव की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, तो सच्चाई ये है कि कानूनी रूप से अगर हम देखेंगे, संवैधानिक रूप से देखेंगे, तो ये आपके मूल अधिकार संविधान के 21A, आर्टिकल 21A का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है।
क्योंकि जैसे ही स्कूल दूर होंगे लोगों को शिक्षा ग्रहण करने में समस्या हो सकती है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। दूसरी बात करते हैं आरटीई नियमों की अनदेखी। आपको याद होगा कि सन 2009 में आरटीई एक कानून आया था जिसके तहत प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पे एक प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर की दूरी पे एक अपर प्राइमरी स्कूल होना आवश्यक है। अगर ऐसे में स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है तो स्कूल कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे हो जाएंगे, जो कानून का उल्लंघन है। अगर हम बात करते हैं इसमें अगली कड़ी में, तो अगली कड़ी हम समझेंगे कि गांव में बालिकाओं की शिक्षा पर असर पहुंचेगा। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है, लोगों का मानसिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाया है और बच्चे अपने जो बालिकाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, समाज में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। माँ बाप भी डरते हैं कि कहीं दूर दराज अपने बच्चों को पढ़ने ना भेजे, और ऐसे में अगर स्कूल दूर चला गया तो गांव की जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, वह स्कूल से वंचित हो जाएंगी, शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। साथ में समावेशी शिक्षा को खतरा है। आपको शायद पता होगा कि स्कूल में एक ही प्रकार का ड्रेस क्यों पहनाया जाता है। वो स्कूल में एक प्रकार का ड्रेस इसीलिए पहनाया जाता है कि किसी की भी बच्चे के मन में गरीबी अमीरी जाति का भेदभाव ना हो, वो सबको एक समान समझे और एक समान जाने। लेकिन जैसे ही स्कूल बंद हो जाएंगे, लोगों के अंदर सामाजिक चेतना का विकास नहीं हो पाएगा, सामाजिक समरसता नहीं आ पाएगी, और SC ST जो है, गरीब है, दिव्यांग है, वो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाएगा। साथ में अगर हम बात करते हैं अगले कड़ी पे, तो सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को क्षति पहुंचेगा। आपको शायद याद होगा, चाहे 2 अक्टूबर रहे, 15 अगस्त रहे, चाहे 26 जनवरी रहे, जब आप अपने स्कूल से गुजरते हैं तो देखते हैं कि जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हमारे महात्मा गांधी के करो या मरो जैसे नारों से हमारा जो है अंतर आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है। और ऐसे नारे अब हमारे बीच में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब स्कूलें बंद हो जाएंगे तो उन स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों के विचारों को कौन समेट के रखेगा, कौन उनको समाज के अंदर भरेगा, कौन उनको बच्चों को सिखाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि सामाजिक संस्कृति की जो हमारी धरोहर है उसको क्षति पहुंचेगी। अगर हम बात करते हैं सरकारी जिम्मेदारी से पलायन, तो ये बात सच है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है कि वो निजीकरण के माध्यम से शिक्षा को दीर्घकालिक लंबे समय के लिए अपने हाथ खींच रही है। हालांकि शिक्षा एक सेवा है, ना कि कोई रोजगार या व्यापार। लेकिन सरकार की ऐसी नीति लाने से बाजारीकरण को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा माफियाओं का उदय होगा। तो इस प्रकार से जो सरकार के जो आदेश हैं कहीं न कहीं जनता के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन अगर हम इस पे और विवेचना करें, इस पे और समझें कि बजट कटौती छुपाने का तरीका है। बजट कटौती छुपाने का तरीका कैसे है कि आरटीई में यह कहा गया है कि और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह कहा गया है कि कोई भी राज्य अपनी जीडीपी का न्यूनतम 6% जो है शिक्षा पर व्यय करेगा। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष यानी कि 2024-25 में मात्र 2.6% ही शिक्षा पर व्यय करता है। तो ऐसे में हम यह मान सकते हैं कि जो संसाधनों की ये बचाने की बात कर रहे हैं, वास्तव में जितनी इनको खर्च करना चाहिए इस जनता के लिए, यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से उतना खर्च उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। अगर हम बात करते हैं इसमें और, तो रोजगार का नुकसान होगा और सामाजिक तनाव होगा। आपको पता होगा कि 5-5 साल तक बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करते हैं? क्योंकि सरकारी नौकरी ही एक ऐसा है जो समाज की विपन्नता को संपन्नता में बदलता है, आर्थिक भेदभाव समाप्त करता है, सामाजिक भेदभाव समाप्त करता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के खासकर पूर्वांचल में ये जो सरकारी नौकरी का सपना होता है एक पूरे परिवार को बना देता है। तो ऐसे में अगर
निजीकरण कर दिया जाएगा, शिक्षा को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा, या फिर स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, तो किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी भविष्य में। ना कोई शिक्षक भर्ती आएगी, ना शिक्षा मित्रों की नियुक्ति होगी, ना रसोइयों की नियुक्ति होगी, ना मिड डे मील के तहत जो रोजगार लोगों को मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो एक बहुत व्यापक स्तर पे बेरोजगारी भारत में और उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा। साथ में लोग मजबूर हो जाएंगे पढ़े लिखो बीएड बीटीसी किए हुए पकौड़ा तलने के लिए या फिर कोई छोटा मोटा व्यापार करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि ये यहाँ पे रोजगार को खत्म कर दिया जा रहा है पूरी सोची समझी साजिश के तहत। अगर हम बात करते हैं शिक्षकों की अनुपस्थिति का असली कारण नजरअंदाज करना, शायद आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर ज्यादा चिंता का विषय है, लेकिन सरकार इसमें ट्रेनिंग देने के बजाय प्रशासनिक दक्षता उनको निपुण करने के बजाय उनको पोलिंग बूथ पे लगाती है, वोटिंग कराती है, जनगणना कराती है, सर्वे कराती है। यानी कि एक शिक्षक शिक्षक न होकर सब कुछ हो सकता है, सिर्फ वो पढ़ा नहीं सकता है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो शिक्षक हैं उनके दायित्वों को कम करे, उनको सिर्फ पढ़ाई के कार्य दे, और वो उनकी अनुपस्थिति क्यों हो रही है उस पर वो विवेचना करे, योजनाएं लाए और स्कूल को गुणवत्तापूर्ण तरीके से अपग्रेड करें। अगर हम बात करते हैं इसकी और सच्चाई की जमीनी अगर दावा हम बात करेंगे कि इसकी जमीनी क्या है सच्चाई, तो सरकार का कहना यह है कि गुणवत्तापूर्ण हम सुधार करेंगे, स्कूलों को मर्ज से संसाधन को हम बेहतर उपयोग करेंगे। लेकिन वास्तविक सच्चाई यही है कि अगर स्कूल को बंद किया जा रहा है या हटाया जा रहा है तो उस जमीन का क्या होगा? क्या वहां पे कोई प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुला? क्या वहां पे सामुदायिक शिक्षा केंद्र खुला? क्या वहां पे महिला उत्थान खुला? ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया जिससे हमें यह पता चले कि अगर स्कूलों को मर्ज या बंद किया जा रहा है तो उसके संसाधन का कैसे समुचित प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं दूसरे के छात्र की उपस्थिति का, तो सरकार का कहना है कि संख्या कम है, स्कूल फालतू है, इसलिए उनको बंद किया जा रहा है। लेकिन ये तो सवाल तो वही हो गया ना कि पहले जानबूझ के संसाधनों को घटाना, बजट में कटौती करना, करप्शन करवाना, सरकार समय पे नियुक्ति नहीं करना, हजारों खाली पद को भरना नहीं, और जब संसाधनों के अभाव में कोई नामांकन घटे तो एक बहाना बना लेना कि अब हम स्कूल नहीं चला पाएंगे क्योंकि विद्यार्थी नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना कि कैंसर गुटखा बेचने वाला ही कैंसर की दवा दे रहा है। तो अब हम बात करते हैं व्यय नियंत्रण पे। सरकार का कहना यह है कि शिक्षक कम आए होंगे तो लागत घटेगी, लेकिन यह कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। आप जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह कहती थी कि 6% जीडीपी का होना अनिवार्य है, वही उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ 2.6% अपने जीडीपी का इस्तेमाल कर रही है। तो वह तो वास्तव में सभी राज्यों से पिछले स्तर पे काम कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिजिटल शिक्षा की, सरकार कहती है स्मार्ट क्लास और तकनीक बढ़ेगी, लेकिन वास्तविक सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत से अभी जिले हैं जिनके गांव तक अभी बिजली नहीं पहुंची है। उत्तर प्रदेश के एटा में अभी कैसे बहुत से गांव को चिन्हित किया गया जहां पे अभी बिजली नहीं पहुंची है। बहुत से ऐसे स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, लैट्रिन नहीं है, लाइट नहीं है। तो अभी आप उसको तो सही नहीं कर पाए, आप तकनीक को कैसे विकसित करेंगे? तो यह कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा कर रहा है कि सरकार कहीं न कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत शिक्षा से अपने दायित्वों को पीछे हटा रही है। शिक्षा से अगर दायित्वों से पीछे हट गई तो शिक्षा सशक्त समाज का निर्माण नहीं करेगा और सशक्त समाज के अनुशासन से सवाल नहीं करेगा। ये एक प्रकार से सोची समझी साजिश है, एक लंबे समय तक राजनीति करने के लिए, समाज को अपंग बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि सरकार इसमें कर क्या सकती है, आगे की भविष्य की क्या है। तो हम सरकार कर सकती है कि स्कूल को कभी बंद ना करे, स्कूल को कभी ना बंद करे, उसको सुधार करे, बदलाव करे। वहां के जो राष्ट्रीय जो लोकल प्रतिनिधि हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, विधायक हो गया, एमएलए हो गया, उनकी निगरानी में रहे। एक राष्ट्रीय स्तर की एक टीम गठित हो जिसमें यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि आखिर नामांकन को कैसे बढ़ाया जाए, और एक ऐसे कानून बने जिसमें प्रतिनिधि के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना ये अनिवार्य हो। साथ में यह ऐसे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, या फिर ऐसे संवेदनशील जो पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े, जिससे सरकारी स्कूल की मॉनिटरिंग अच्छे से हो सकती है और हम शिक्षा माफियाओं से बच के रह सकते हैं।
तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने स्कूल को बचाएं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें तो इस वीडियो को शेयर करें और सेव द एजुकेशन सेव द स्कूल से कैंपेन चलाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।